हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आई एम सोनम सिंह और करंट अफेयर्स स्पेशल का आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है, चर्चा में क्यों है। तो वो इसलिए है क्योंकि 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये लागू कर दिया गया है। इसे हम 2019 का अधिनियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसे 2019 में पास किया गया था। ठीक है, 2019 में इसको लाया गया था और पास किया गया था। अब ये लागू 20 जुलाई 2020 से लागू कर दिया गया है। अभी देखिए कौन सा अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का है। लेकिन इससे पहले क्या उपभोक्ताओं के लिए कोई अधिनियम नहीं था हमारे देश में? तो बिल्कुल था। 1986 का अधिनियम था इससे पहले और उसी को बदल कर 2019 का यह अधिनियम लाया गया है। और इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो इस नए अधिनियम की शुरुआत खरीदारों को न केवल पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि नए ई कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं और मंचों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। क्योंकि हम जब 1986 के अधिनियम में जाते हैं तो वहाँ पर ई कॉमर्स जो कंपनियाँ हैं, ई कॉमर्स जो विक्रेता हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। क्योंकि 1986 में जाते हैं तो इतना ज़्यादा इसका चलन नहीं था ई कॉमर्स का। लेकिन आज के टाइम पर हम देखते हैं जो डिजिटल इंडिया जो बन रहा है, इसके चलते ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। ठीक है, और इसी वजह से ई कॉमर्स को भी इसमें शामिल किया गया है और इसीलिए चेंज की ज़रूरत भी थी एक्चुअली। यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। ठीक है, तो और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को, और उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ये अधिनियम लाया गया है। ये अच्छे से याद रखिएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उसे बदल के 2019 का ये अधिनियम लाया गया है। अब आगे देखें तो ये कानून ज़रूरी क्यों था। ठीक है, इसको लाने की ज़रूरत क्यों थी? तो साल 1986 से लेकर अब तक उपभोक्ता बाज़ारों में काफ़ी बदलाव आया है, जिसे हम खुद भी महसूस कर सकते हैं। 1986 में ना जाए, इतने पीछे ना जाए, तो पिछले 10 सालों का ही अगर हम देखें तो 10 साल पहले जो उपभोक्ता बाज़ार था वो आज के उपभोक्ता बाज़ार से काफ़ी अलग है। तो इसीलिए बहुत चेंजेस आ गए हैं। मौजूदा वक्त में तमाम प्रकार के अनुचित नियम और शर्तों के चलते उपभोक्ताओं के सामने असमंजस के हालात होते हैं। बदलते उपभोक्ता बाज़ारों में पुराने कानूनों की प्रासंगिकता कम हो रही है और हम देखते हैं कि ई कॉमर्स और टेली मार्केटिंग के लिए पुराने उपभोक्ता कानून में प्रावधान ही नहीं थे, क्योंकि ये उस समय प्रचलित नहीं थे। इसके अलावा इस उद्योग के लिए कोई विनियामक संस्था भी नहीं थी जो कि ई कॉमर्स को और टेली मार्केटिंग को कंट्रोल कर सके। ठीक है, अगर उसमें कुछ भी फ्रॉड होता है तो उसको कंट्रोल कर सके, कोई भी उपभोक्ताओं के अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसे देख सके। तो ऐसी कोई भी एक विनियामक संस्था नहीं थी। ऐसे में उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक नए कानून की ज़रूरत महसूस की जा रही थी और इसीलिए 2019 का ये अधिनियम लाया गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने लायक है कि उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता कौन है? नॉर्मली जो भी व्यक्ति अपने इस्तेमाल के लिए वस्तु और सेवा को खरीदता है वो उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये जो नया अधिनियम लाया गया, उपभोक्ता की डेफिनेशन इसमें थोड़ी सी चेंज की गई है। कैसे चेंज की गई है? इस नए कानून के मुताबिक उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु या सेवा खरीदता है। तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन की तरह ही है ना, जिसकी हमने अभी बात की थी कि कोई भी व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु और सेवा खरीदता है, उसे कहा जाता है उपभोक्ता। चेंज क्या किया गया इसमें कि इसमें उपभोक्ता की परिभाषा के तहत ऐसे व्यक्ति नहीं आते जो कमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को खरीदते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हमारे आसपास का ही। मान लीजिए कोई एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान में सामान बेचने के लिए कहीं से किसी कंपनी से सामान खरीद कर लाता है, या फिर कोई भी छोटा मोटा शोरूम है, वो किसी कंपनी से सामान खरीद कर ला रहा है। लेकिन सामान तो वो भी खरीद रहा है, तो कायदे से वो विक्रेता होना चाहिए, क्रेता होना चाहिए, उपभोक्ता होना चाहिए। ठीक है, वो भी उपभोक्ता होना चाहिए क्योंकि वो भी खरीद रहा है चीज़ें। लेकिन वो किस लिए खरीद रहा है? कमर्शियल उपयोग के लिए, क्योंकि वो भी खरीद कर क्या करेगा? उस सामान को बेचेगा। तो ये कमर्शियल उद्देश्य हो गया उसका सामान खरीदने का, अपने उपयोग के लिए नहीं खरीद रहा है वो। तो इसीलिए उस व्यक्ति को, उस शोरूम के मालिक को या फिर वो दुकानदार को, उसे उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस नई परिभाषा में इसे शामिल किया गया है। इससे पहले वाली जो 1986 के अधिनियम में जो परिभाषा थी उपभोक्ता की, उसमें ऐसे व्यक्ति को भी उपभोक्ता के रूप में माना जाता था। लेकिन अभी ये चेंज कर दिया गया है, कमर्शियल उद्देश्य के लिए अगर कोई भी वस्तु या सेवा खरीदी जा रही है तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु या सेवा खरीद रहा है कोई व्यक्ति, तो उसे ही उपभोक्ता के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अब कुछ और विशेषताएं या फिर प्रावधान जो इसमें हैं, इस नए अधिनियम में किए गए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, यानी कि CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका गठन करेगी। यह अथॉरिटी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों की जांच करेगी। क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी अथॉरिटी, कोई भी एक विनियामक संस्था नहीं थी, तो उसकी ज़रूरत महसूस की गई और इसीलिए इसका केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, इसका गठन किया जाएगा। अगर कोई विज्ञापन भ्रामक है तो उसके लिए 3 श्रेणियों को रखा गया है: मैन्युफैक्चरर, पब्लिशर और सेलिब्रिटी। मतलब इन तीनों की गलती मानी जाएगी अगर कोई भी विज्ञापन भ्रामक है तो। मैन्युफैक्चरर, जिसने उसे बनाया है, निर्माण किया है उसका, पब्लिशर और साथ में सेलिब्रिटी भी, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को भी बिना देखे परखे किसी भी चीज़ का प्रचार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये 3 श्रेणियां भ्रामक विज्ञापनों के लिए रखी गई हैं। प्राधिकरण चाहे तो भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माता और उसे प्रचारित करने वाले पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकती है या फिर 2 साल के लिए जेल की सज़ा दे सकती है। तो ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रावधान है, याद रखिएगा। भ्रामक विज्ञापन के लिए या तो 10 लाख रुपए का जुर्माना या फिर 2 साल की जेल की सज़ा भी हो सकती है। अब इसी के बारे में बात करें, CCPA के बारे में, तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के गठन का प्रस्ताव करता है। इसके अधिकार क्या क्या होंगे या फिर ये काम क्या क्या करेगा? तो इसके अधिकार होंगे कि ये उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान द्वारा की गई शिकायतों की जांच करेगा, ठीक है। असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना और उचित कार्यवाही करना, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना, भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं और प्रसारकों पर जुर्माना लगाना, और जुर्माना कितना, 10 लाख का जुर्माना और या फिर 2 साल तक की जेल की सज़ा भी हो सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान जो इस अधिनियम में किया गया है 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, वो है उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन, यानी कि CDRC। मतलब किस लिए ये काम क्या करेगा, तो हम समझ सकते हैं नाम से, उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन। मतलब एक ऐसा कमीशन जो भी विवाद होगा उसको उसके निवारण करने के लिए इसका गठन किया जाएगा। तो इसके बारे में देखें तो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों का गठन किया जाएगा। तो तीनों स्तर पर होगा, जिला स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, ताकि सिर्फ एक पर ही ज़्यादा बर्डन ना आए। तो इसीलिए हर एक लेवल पर होगा। अगर उपभोक्ता को यह लगता है कि अनुचित और प्रतिबंधित तरीके से व्यापार किया जा रहा है या फिर दोषपूर्ण वस्तु या सामान बेचा जा रहा है तो वह इस CDRC में शिकायत कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय CDRCs में फाइल की जा सकती है। जिला CDRC के आदेश के खिलाफ राज्य CDRC में सुनवाई की जाएगी। मतलब अगर जिला स्तर पर कोई उपभोक्ता विवाद का मामला है तो वो जिला CDRC में जाएगा। अगर वहाँ पर कोई ठीक से नहीं सुनवाई हुई है या फिर संतुष्ट नहीं है कोई उपभोक्ता, तो वो राज्य में उसकी सुनवाई की जाएगी, ठीक है। राज्य CDRC के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय CDRC में सुनवाई की जाएगी। तो जिस तरह कोर्ट्स में होता है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट से हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट्स में, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अपील के लिए। तो सेम उसी तरह का है, जिला से राज्य में अपील की जा सकती है और राज्य से राष्ट्रीय स्तर पर जो CDRC होगा उसमें सुनवाई की जाएगी। अंतिम अपील का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर जो CDRC है उसके निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है कोई व्यक्ति, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। और लास्ट में जो अंतिम अपील का अधिकार, तो अंतिम अधिकार अपील का सुप्रीम कोर्ट को होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अच्छे से। अब बात करें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में कि इनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो 1986 वाला जो अधिनियम था उसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बात की कि इसका चलन नहीं था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए चेंजेस की ज़रूरत काफ़ी टाइम से महसूस की जा रही थी और इसीलिए चेंज किया गया। और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, इन पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया, काफ़ी फोकस किया गया है। तो इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इस अधिनियम में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अनुचित व्यापार चलन को रोकने के लिए नियम भी शामिल किए जाएंगे। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को अपने मूल देश समेत रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, डिलीवरी और शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी संबंधित विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य है। कभी भी हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं या कोई भी ऑनलाइन जो भी वेबसाइट्स हैं ये वाली सारी, या फिर ऐप्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं कुछ भी ऑर्डर करने के लिए, तो उन सभी की कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। बहुत कम लोग ही उनको पढ़ते हैं, ज़्यादा हम पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। और हाँ,
बिना पढ़े ही उन टर्म्स और कंडीशंस को मान लेते हैं। तो उनमें बहुत कम चीज़ें इनमें से होती थी जिनकी सूचना दी जाती है, या फिर अनिवार्य नहीं होता कि हमें ये सारी सूचनाएं दी जा रही हैं या फिर नहीं दी जा रही हैं। ये इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं था, कोई नियम नहीं था, और कोई ऐसा नियम नहीं था कि ये सूचना देना अनिवार्य है। तो इसीलिए ये किया गया है कि जिस भी देश की वो कंपनी है, ई कॉमर्स इकाई है, वो अपने मूल देश समेत सारी चीज़ें जो हैं, सारी जानकारी वो सूचना देना अनिवार्य है। इस अधिनियम के तहत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी, और शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर उसका निपटारा करना होगा। ऐसे तो विवाद निवारण कमीशन बनाया जा रहा है, लेकिन वो कमीशन किस तरह के उपभोक्ता, वो ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए नहीं, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनीज़ हम देखते हैं इंडिया की भी हैं, और मोस्टली कंपनीज़ हैं वो बाहर की हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए कोई भी अगर समस्या आती है, कोई भी शिकायत आती है उपभोक्ताओं की, तो उनका निपटारा करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। और इसके लिए भी नियम बनाया गया है कि 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी, यानी कि उपभोक्ताओं को बताना होगा कि आपने जो शिकायत की है वो हम तक पहुंच गई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शिकायतें की जाती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि वो दर्ज भी की गई है या नहीं, या फिर उस पर कुछ कार्यवाही नहीं होती। तो ये नियम बनाया गया है कि उस पर कार्यवाही भी करना है और उसका निपटारा भी 1 महीने के अंदर करना है। और अब फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं, शॉर्ट में आप एक नज़र डाल लीजिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो था 2019 का कितना अलग है उससे, या फिर क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। तो सबसे पहले रेगुलेटर के बारे में बात करें तो कोई भी सेपरेट रेगुलेटर नहीं था 1986 के अधिनियम में, लेकिन 2019 के अधिनियम में हमने देखा कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA का गठन करने की बात की गई है। फिर कंज्यूमर कोर्ट के बारे में देखें तो 1986 के अधिनियम में ये प्रावधान था कि उपभोक्ता को जिस भी कंपनी से या फिर जिस भी क्रेता से शिकायत है ना, उसके ऑफिस में शिकायत दर्ज करा सकता था, ठीक है। उसका जो कंज्यूमर कोर्ट है उसमें ही शिकायत दर्ज करा सकते थे। लेकिन अभी क्या किया जाएगा, कंप्लेंट के लिए कंज्यूमर कोर्ट की जो सुविधा है उसमें सुधार किया गया है। फिर प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात करें तो प्रोडक्ट लायबिलिटी के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। कंज्यूमर कुड अप्रोच अ सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। अगर प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात आती है तो कंज्यूमर एक सिविल कोर्ट में जा सकते थे, कंज्यूमर कोर्ट में उसके लिए नहीं जा सकते थे। 1986 में था। लेकिन 2019 का जो अधिनियम आया है इसमें प्रावधान किया गया है कि कंज्यूमर्स को कंपनसेशन मिलेगा अगर उन्हें कुछ भी हार्म पहुंचता है या फिर उनका कोई भी नुकसान होता है किसी प्रोडक्ट की वजह से, प्रोडक्ट लायबल नहीं निकलता है, तो उसके लिए उन्हें पूरा कंपनसेशन दिया जाएगा। फिर बात की गई है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की, तो कितना कितना जुर्माना किया गया, तो जुर्माने में बढ़ोतरी की गई है। 1986 के अधिनियम में हम देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 20 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता था, अभी उसको 1 करोड़ कर दिया गया है। स्टेट लेवल पर 20 लाख से 1 करोड़ का जुर्माना था, जिसे बढ़ाकर 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। और नेशनल लेवल पर 1 करोड़ से ऊपर का जुर्माना लगाया जाता था, ठीक है, लेकिन अभी इसको 10 करोड़ से ऊपर का कर दिया गया है, तो ये चेंज किया गया है। इसके अलावा ई कॉमर्स के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था 1986 के अधिनियम में, लेकिन 2019 के अधिनियम में ई कॉमर्स के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं। फिर हम देखते हैं मीडिएशन सेल्स के बारे में, तो कोई भी लीगल प्रोविज़न नहीं था 1986 के एक्ट में, लेकिन 2019 के एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि मीडिएशन के थ्रू यानी कि मध्यस्थता के थ्रू कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चेंज की गई हैं जो 1986 का अधिनियम था उससे अलग हैं 2019 के अधिनियम में, और ज़्यादा सुरक्षा जो उपभोक्ताओं को प्रदान करती हैं। एक इसका क्रिटिसिज्म भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें, जो मैंने स्लाइड्स में मेंशन नहीं किया है, लेकिन जस्ट जानने के लिए हम एक इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं। विश्लेषक जो हैं वो ये मानते हैं कि बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, उपभोक्ताओं की सुरक्षा बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ जो डेफिनेशन में जो चेंज किया गया है ना, कि कोई भी व्यक्ति अगर कमर्शियल उद्देश्य से कोई चीज़ खरीद रहा है तो फिर वो उसको उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा कि हम फिर किस तरह से इसका रेगुलेशन करेंगे कि कौन व्यक्ति कमर्शियल उद्देश्य से खरीद रहा है और कौन अपने इस्तेमाल के लिए खरीद रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया जाता है, बाकी तो सारी चीज़ें इसकी ठीक है, उपभोक्ताओं को बहुत सारी सुरक्षा और अधिकार ये प्रदान करता है।
और क्योंकि हम सभी अपने अपने स्तर पर एक उपभोक्ता हैं, हम सभी अपने यूज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें दिन भर में ख़रीदते हैं, पूरे महीने ख़रीदते हैं, पूरे साल ख़रीदते हैं। तो इसीलिए जो हमारे अधिकार हैं उनके बारे में और जो भी सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि कोई भी फ्रॉड होता है एक उपभोक्ता के रूप में या फिर अधिकारों का हनन होता है तो उसे टैकल कर सकें हम, ठीक है, अच्छी तरह से। अगर हम जागरूक हैं तभी ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए सब जानना इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ भी, फैमिली के साथ भी, ताकि वो भी ये नया जो एक्ट है 2019 का, इसको लेकर थोड़े से अवेयर हो सकें। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।